नमस्कार दोस्तों, वर्णमाला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। अगर उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ा जाए तो यूजीसी नेट वगैरह के जितने भी हम हिस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके अंदर आधुनिक भारत के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम जिस पुस्तक की बात करने वाले हैं उसका नाम है प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लेखक हैं शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय बुक के बैक साइड पर अगर हम देखेंगे तो उनके बारे में बताया हुआ है कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन में एशियन हिस्ट्री ऑफ के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर और साथ में डायरेक्टर के पद पर ही वहाँ पर अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। और साथ में उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया हुआ है, जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय और कल्याणी विश्वविद्यालय। इन लेखक का मुख्यतः जो काम हम देखेंगे तो आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था और साथ में कम्युनल पॉलिटिक्स पर इनका मुख्यतः काम हमें देखने को मिलता है। तो और बाकी बुक्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं। तो ये जो पुस्तक है ये मुख्य तौर पर आधुनिक भारत की एक संपूर्ण पुस्तक या फिर टेक्स्ट बुक के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये जो बुक है मुख्यतः अंग्रेजी भाषा से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। पहले ये पुस्तक सिर्फ प्लासी से विभाजन तक ही थी, जिसमें बाद में एक और चैप्टर आज़ादी के बाद का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो ये जो सबसे अच्छी अगर हम बात देखें कि इसका अनुवाद भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और दूसरा, ये अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक है। अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक होने का फ़ायदा ये है कि जब हम यूपीएससी वगैरह और अच्छे एग्ज़ाम की, जैसे नेट जेआरएफ के भी एग्ज़ाम की जैसे हम बात करें, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो वो क्वेश्चंस पप्पू सिंह प्रजापत को पढ़कर या फिर और भी जो लेखक हैं जो गाइड बुक्स की तरह किताबों को लिखते हैं या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताबों को लिखते हैं, उन किताबों से मुख्यतः क्वेश्चन बनाए नहीं जाते। क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो मुख्यतः जो टेक्स्ट बुक हिस्ट्री के लिए लिखी हुई है उन पुस्तकों से मुख्यतः क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और उन पुस्तकों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले उनको अंग्रेजी से बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसके अनुवादक हैं नरेश नदीम जी। और इसका प्रकाशन हम देखें तो हिंदी में इसको 2006 में इसका प्रकाशन किया हुआ है। तो अंग्रेजी में ये थोड़ा और पहले होगा, करीब 2000 या फिर उसके आसपास कभी ये पब्लिश हुई होगी इंग्लिश में। हिंदी में इसका बाद में अनुवाद किया गया है। इसके विषय क्रम के बारे में हम देखें तो पहला जो चैप्टर है वो 18वीं सदी का संक्रमण काल के रूप में ये एक तरह से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से मुगल से और ब्रिटिशर्स का जो उपनिवेशवाद है उसमें किस प्रकार से संक्रमण उस काल का होता है। तो उसमें मुगल राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। फिर दूसरा चैप्टर है इसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। इसके अंदर हम देखें तो मुख्यतः हमें अर्थव्यवस्था, मालगुजारी का दोहन, हालांकि ये हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से उसकी विश्लेषण करते हैं। और साथ में इसकी एक खासियत और है कि ये जिस भी टॉपिक को उठाते हैं उसका जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हुई है उसके बारे में ये अच्छे से वहाँ पर विस्तार से हमें बताते हैं। तो जो हम जब एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या फिर जब हम यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस लिखते हैं, उनका आंसर जब हम देने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये पुस्तक हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। और साथ में जब ग्रेजुएशन के जब हम आंसर लिखते हैं तो उसके लिए भी हमें ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका शासन तंत्र और साम्राज्य और अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर इन्होंने काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। और दूसरा आरंभिक भारतीय प्रत्युत्तर, सुधार और विद्रोह, हालांकि सारे चैप्टर इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट चीज़ों में जो आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस मुख्यतः आते ही आते हैं, तो वो ये कुछ टॉपिक्स हैं। आरंभिक भारतीय प्रत्युत्तर, सुधार और विद्रोह, इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और साथ में आदिवासी विद्रोह और किसान विद्रोह का भी ये वर्णन करते हैं। और दूसरा भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, हालांकि इसका कालक्रम हम देखेंगे जिस तरह की विषय सूची इन्होंने बनाई हुई है वो नॉर्मली सारी इतिहास की पुस्तकों में या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे विपिन चंद्रा की जो बुक है या फिर हम देखें और एक और बुक आती है
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड है, हालांकि वो भी अनुवाद है उसका, और उसके अंदर भी हमें ये इसी तरह से विषय क्रम देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, आरंभिक राष्ट्रवाद, असंतोष और विद्रोह, इसमें नरमपंथी और आर्थिक राष्ट्रवाद, हिंदू पुनरुत्थानवाद और राजनीति, इसमें हिंदू पुनरुत्थानवाद और राजनीति का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है। साथ में गर्मपंथी राजनीति का उदय और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड जो भी डिबेट है वो इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। गांधीवादी राजनीति का उदय, समिति, स्वशासन के प्रलोभन और महात्मा गांधी का आगमन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इस बुक की जो खासियत है वो हमें ये भी साथ में देखने को मिलती है कि जो हम स्पेक्ट्रम वगैरह और ये सब जो फैक्चुअल बुक्स हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें विवरण तो मिलता है लेकिन उसका विश्लेषणात्मक विवरण हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये सबसे अच्छी इसकी चीज़ है कि जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो जो व्यूज़ पॉइंट इस पे दिए हुए हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जो भी कोई डिबेट है तो उसका वो बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। और इसका फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहाँ पे फ़ायदा होता है कि जब हम यूजीसी नेट जेआरएफ के जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें कई बार हमें सवाल देखने को मिलते हैं कि फला राइटर का किस तरह का व्यू है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसकी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो वो बुक्स वगैरह हमें सारी की सारी इस पुस्तक के अंदर एक साथ मिल जाती है। हालांकि इसके मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये किन मामलों में हमें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। पहले हम इसका विषय सूची पूरी कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र के विभिन्न स्वर, मुसलमानों का अलगाव, गैर ब्राह्मण और दलित प्रतिरोध। तो मैंने कहा था कि ये दलित और जो जाति व्यवस्था है उस पर इनका बहुत अच्छा काम है, तो ये इस टॉपिक को तो ये छोड़ नहीं सकते थे। दलित प्रतिरोध हमें हालांकि कई पुस्तकों में देखने को नहीं भी मिलता है, वहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। दूसरा, व्यापार और राजनीति, मजदूर वर्ग के आंदोलन, स्त्रियों की भागीदारी, विभाजन के साथ स्वतंत्रता, भारत छोड़ो आंदोलन, उथल पुथल का दशक, विभाजन के साथ स्वतंत्रता की दिशा में। अब यहाँ तक जब पहली बार ये पुस्तक लिखी गई थी तो ये 8 चैप्टर तक लिखी गई थी, जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, उथल पुथल का दशक और विभाजन के साथ स्वतंत्रता तक ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद इन्होंने इस पुस्तक के अंदर कुछ एक चैप्टर जोड़ा है कि स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात। इसमें उन्होंने जो जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद का जो भारत है, जिसके लिए हम अलग से पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसका एक शॉर्ट में ये यहाँ पर लगभग इंदिरा गांधी तक के समय का ये हमें विवरण यहाँ पर देखने को मिलता है। जो कांग्रेस प्रणाली का पतन है ये हमें इंदिरा गांधी के काल तक का देखने को मिलता है। तो परिवर्तन का काल और विभाजन और शरणार्थी, कश्मीर, हैदराबाद और साम्यवादी। तो इस प्रकार से कश्मीर, हैदराबाद वगैरह का जो हमें विवरण देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उनका विलय हमें उसमें भारत में किया गया था। संविधान और लोकतंत्र, संविधान का लेखन किस प्रकार हुआ था, इसके लिए हमें हालांकि एनसीईआरटी में मिल जाता है, लेकिन जब हम कोई और बुक पढ़ते हैं, जैसे विपिन चंद्र की बुक पढ़ते हैं, तो हमें ये सब टॉपिक उसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। राष्ट्रवादी, नेहरूवादी राष्ट्र और उसकी राजनीति और कांग्रेस प्रणाली का पतन। इसके अंदर मानचित्र वगैरह भी हैं, तो मानचित्र सूची भी यहाँ पर दी गई है। मुगल साम्राज्य का मानचित्र इसमें दिया गया है। 1707 का काल जो था उसमें 18वीं सदी की क्षेत्रीय शक्तियाँ का भी इसमें मानचित्र दिया हुआ है। भारत में ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र और ब्रिटिश भारत में रजवाड़े, और भारत 1947 में किस प्रकार का भारत था और 56 में आज़ादी के बाद भारत किस प्रकार का था। इसके अंदर परिशिष्ट, और जो मैं बताता हूँ कि कोई किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर ये संदर्भिका और अनुक्रमणिका लास्ट में दी हुई होती है। यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो जो कठिन शब्द हैं इसके अंदर, बुक्स के अंदर जो भी यूज किए हुए हैं, तो उसकी शब्दावली को भी यहाँ पे बताया हुआ है कि किस चौथ वगैरह का क्या मतलब है, जन्मी, जामा, जो भी प्रचलित उस समय के शब्द थे जिनको एज इट इज़ यहाँ पे यूज किया गया है बुक के अंदर, तो उन सब का इसमें मतलब दिया गया है। अफजाल, अफलाज, उम्मा, उल्मा, खुतबा, और ये जो भी शब्द हैं ये हमें पहले ही पढ़ लेने चाहिए। 18वीं सदी का संक्रमण, ये पहला चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए ये मैप यहाँ पे दिया हुआ है इसका, और मैंने ये पुस्तक अपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ ली थी। और जिन लोगों ने भी ये अगर पुस्तक पढ़ी हुई है तो उन्हें मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत है,
क्योंकि इसमें सारे टॉपिक, लगभग सारे टॉपिक, हालांकि कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, और जो बोलते हैं कि इसमें फैक्चुअल चीज़ें नहीं हैं, तो फैक्चुअल चीज़ें भी हालांकि इसमें हैं। हमारे कई बार जब हम पढ़ते हैं तो नज़रों से निकल जाती हैं वो, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग से ही हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि हम जब इसको बार बार पढ़ेंगे, और लेकिन इसकी चुनौती भी यही है कि इसको एक बार पढ़ने के बाद हम पढ़ तो लेते हैं, फिर इसका रिवीजन करने में हमें काफ़ी परेशानी आती है। तो इसके लिए इसके अंदर कई जगहों पे टॉपिक के साथ हम कुछ नंबर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे साइड में कुछ लिख सकते हैं, तो जिससे हमें जब टॉपिक है इसका अलग से मिल जाता है। क्योंकि एक टॉपिक ही शुरू होता है तो देखिए बीच में कुछ भी नहीं है, स्पेक्ट्रम की तरह नहीं है ये। देखिए ये गया, बीच में कुछ नहीं आया, यहाँ से सामाजिक सुधार शुरू हुआ, उसके बीच में कोई सब टॉपिक हमें देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद बहुत बाद में जाके जब वो टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर हमें यहाँ पे किसान और आदिवासी विद्रोह का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसके बाद भी हम देखेंगे तो फिर जब दूसरा टॉपिक शुरू होगा, उससे पहले कोई सब टॉपिक या फिर कोई सारणी वगैरह हमें इस तरह की हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये बुक एक तरह से स्कॉलरली बुक है, और एक तरह से कहें कि ये बहुत स्टैंडर्ड की और जो इतिहास की जानकारी रखने वाले हैं ये पहले से एज्यूम करके उनके लिए लिखा गया है। ये बिगिनर्स के लिए बुक्स बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी जिनका आर्ट सब्जेक्ट रहा होगा उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, या फिर जिन्होंने विपिन चंद्र की बुक पढ़ी है उनको उसके बाद ये बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये देखिए C.A. बेली की पुस्तक ओरिजिन्स ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया। तो ये सब जो बुक हैं C.A. बेली के बारे में इस तरह से नेट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा इनका काम हिस्टोग्राफी पे भी है, तो ये उस चीज़ को भी यहाँ पर लेके चलते हैं पूरा, कि इस प्रकार से इतिहास लिखा गया था उसके बारे में भी ये बीच बीच में विवरण देते रहते हैं। और आगे हम चलें, और दूसरी बात कि जिस तरह की ये पुस्तक लिखी गई है, मुझे नहीं लगता है कि आधुनिक भारत पर इस प्रकार की, हालांकि होंगी कोई पुस्तक, लेकिन एक संपूर्ण रूप में पूरा विश्लेषण के साथ और बगैर किसी बायस के साथ ये पुस्तक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हम इसके लास्ट में अगर पहुँचे तो ये जो भी नंबर डाल के टिप्पणियाँ वगैरह दी हुई है उसका भी इन्होंने यहाँ पर बाद में विवरण दिया हुआ है कि वो चीज़ कहाँ से ली गई है, या फिर कौन सा इसको एक तरह साइटेशन भी बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे कहीं पे नंबर डाला हुआ, कोई पॉइंट यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा, उसका अगर उन्होंने और विवरण आगे देना है तो उसके लिए वहाँ पे नंबर डाल के ये यहाँ पे उसका आगे इस तरह से विवरण यहाँ पे, या फिर वो बुक है या फिर वो किसी बुक से ली गई है तो उस बुक का नाम और ये सब यहाँ पे डाल देंगे नंबर के साथ। तो एक आध में ढूंढ लेता हूँ कहीं पे दिया हुआ है तो। अभी देखने को नहीं मिल रहा है, आगे चलते हैं। ये परिशिष्ट, तो परिशिष्ट के अंदर ये पूरा टाइम पीरियड वाइज इसमें पूरा घटनाओं का विवरण यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा है, जब हम पुस्तक को पढ़ लेते हैं उसके बाद पूरा कालक्रम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें स्पेक्ट्रम की तरह हमें वायसराय वगैरह का काल भी हमें अलग से देखने को नहीं मिलता है। तो ये पुस्तक जो है वो मैंने बताया है कि ये एक स्टैंडर्ड बुक है, तो इसके अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक बिल्कुल भी लिखी गई नहीं है। और ये हो गया बिब्लियोग्राफी, जो कि जितने भी इन्होंने बुक्स का या फिर जितने भी इन्होंने सोर्सेज का अंदर यूज किया हुआ है बुक को लिखने के लिए। और ये ओरिजिनली हिस्ट्री राइटिंग है, ये ओरिजिनली हिस्ट्री राइटिंग है। जो हम बुक्स पढ़ते हैं आधुनिक भारत की, ग्रोवर वगैरह की, और कौन कौन सी हम बुक पढ़ते हैं, तो वो सब जो बुक्स हैं वो सब सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल रूप से या फिर एक तरह से आसान भाषा में हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बनी गई है। लेकिन जो क्वेश्चन जो मेनली यूपीएससी और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन इन बुक्स से बनते हैं। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो वो भी हमें यहीं से देखने को मिलेगा। हालांकि ये बुक भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसके बाद भी हमें अलग अलग टॉपिक के लिए आधुनिक भारत में अलग अलग बुक्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम कोई एक बुक हम देखें जिसको हम रिवाइज कर सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमारे लिए यही सबसे बेहतरीन रणनीति होती है कि हम एक बुक को पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें। तो उसके लिए ये बुक मुझे सबसे बेहतरीन लगती है।
सारे जितने भी राइटर्स का, जितने भी सोर्सेज का इन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ, सारा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ये अनुक्रमणिका है कि जो भी हमें वर्ड्स या फिर कोई टॉपिक हमें ढूंढना है तो उसके लिए कहाँ कौन से पेज नंबर पर हमें जाना होगा, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो लास्ट में मुझे यही कहना है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया हुआ है या फिर हमने हिस्ट्री में एमए किया हुआ है या फिर हमें कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देना है जो हिस्ट्री स्पेसिफिक है, तो उसके लिए ये बुक सबसे बेहतरीन है। सिर्फ उनके लिए जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अगर नॉर्मली थोड़ी बहुत हिस्ट्री अगर किसी पेपर के अंदर आ रही है एज ए सब्जेक्ट के रूप में अलग से आ रही है, तो उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ हिस्ट्री का पेपर है तो उसके लिए पुस्तक बहुत बेहतरीन है। अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो इसको पढ़िए। और अगर आप, हालांकि इसकी भाषा भी थोड़ी सी क्लिष्ट है, नहीं समझ में आती है कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो सब इसको ना पढ़े। लेकिन अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आप मानते हैं कि आपकी हिस्ट्री ठीक ठाक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपको एक अलग ही विवरण इसमें देखने को मिलेगा। और ये पुस्तक वापस से मैं बता देता हूँ किन किन के लिए उपयोगी है। नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, जिनका जिनका मेंस के अंदर हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए, और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए पुस्तक बहुत बेहतरीन है। धन्यवाद।